नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आपातकाल पर फिर सियासी उबाल। जी हां, क्या आपातकाल लगाना सही था? शायद आप बोलेंगे नहीं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इसे गलती बता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा इसे सही बता रहे हैं और 1980 में इंदिरा गांधी की जीत का उदाहरण दे रहे हैं। दरअसल आपातकाल की 51वीं बरसी पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जमकर बरसे। बीजेपी ने कांग्रेस को लोकतंत्र का हत्यारा बताया तो कांग्रेस ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। खैर, आपातकाल की बरसी पर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आपातकाल के 51 साल, सियासत में फिर उबाल। आपातकाल की 51वीं बरसी पर देश के दिल मध्य प्रदेश में भी सियासत उबाल मार रही है। क्या विधायक और क्या मंत्री, पूरी बीजेपी आपातकाल को याद कर कांग्रेस को कोसने में जुटी है। भले ही आपातकाल को लगे 5 दशक हो चुके हों, लेकिन आपातकाल की तारीख आते ही इस पर सियासत भी शुरू हो जाती है। खुद को संविधान का हितैषी बताने में सियासतदान जुट जाते हैं। लिहाजा बीजेपी का आरोप है कि आपातकाल एक तरह से हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र की हत्या थी। इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही के बलबूते पर संविधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका सबको एक तरह से तानाशाही में कैद कर लिया था। बीजेपी ने तो कांग्रेस को लोकतंत्र का पहरेदार नहीं बल्कि हत्यारा बताया। इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही के बलबूते पर संविधान, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सबको एक तरह से तानाशाही बनकर कैद में कर लिया था। मैं यही कहूंगा कि कांग्रेसियों, अपने अतीत को झांक कर देखो। तुम लोग लोकतंत्र के पहरेदार नहीं हो, बल्कि तुम लोकतंत्र के हत्यार हो। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगाई थी। लिहाजा बीजेपी हर साल इस दिन को याद कर कांग्रेस को संविधान विरोधी बताती है। कांग्रेस के लिए भी आपातकाल का मुद्दा हमेशा से परेशानी खड़ा करने वाला रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस से ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ये तर्क दिया कि 1980 में जनता ने इंदिरा गांधी को बहुमत दिया था। तब ये साबित हो गया था कि उनका फैसला सही था। उन्होंने आरोप लगाए कि अभी अघोषित आपातकाल है। आपातकाल का मामला उस समय खत्म हो गया। अब 77 में आपातकाल को जनता ने गलत माना तो इंदिरा गांधी को कांग्रेस को हरा दिया था, लेकिन 80 में उसका जवाब दे दिया नहीं वो ठीक था, और थम्बिंग मेजॉरिटी से इंदिरा गांधी को कांग्रेस जिता दिया। तो ये मामला उसी दिन 80 में जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन खत्म हो गया। अभी तो अघोषित आपातकाल है। प्रदेश कांग्रेस तो इमरजेंसी को सही बता रही, लेकिन 5 साल पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में ये स्वीकार किया था कि इमरजेंसी का फैसला गलत था। खुद इंदिरा गांधी ने इसको माना था। सवाल तो ये भी, अगर जनता के बहुमत देने से हर फैसला सही हो जाता है, तो कांग्रेस क्यों ये आरोप लगाती है कि बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है? बीजेपी को भी लगातार बहुमत मिल रहा है, तो फिर ये माना जाए कि उसके लिए गए सभी फैसले सही हैं। खैर, आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर तो है, लेकिन 1980 के नतीजों को याद कर शायद वो खुद को बचाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, जब राहुल गांधी ने आपातकाल को गलती बताया तो कांग्रेस इसे सही क्यों ठहरा रही है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी आपातकाल की याद दिलाकर कांग्रेस को संविधान विरोधी साबित कर पाएगी? तीसरा सवाल, क्या चुनाव के नतीजों से किसी भी फैसले को सही या गलत ठहराया जा सकता है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस नेत्री सिंपी अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मंजरी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पीसी शर्मा कह रहे हैं 1980 में जनता ने मोहर लगा दी थी, मतलब आपातकाल सही था, और आप हर साल आपातकाल की याद दिलाकर उन्हें संविधान विरोधी साबित करने पर तुले। क्या कर पाएंगे? नहीं, हम ये आपातकाल की बरसी मनाते हैं तो ऐसे बहुत सारे इतिहास रहे हैं
जिनको हम याद करते हैं, चाहे वो जलियांवाला हत्याकांड हो या अन्य अन्य जो हमारे देश के अंदर घटनाएं घटित हुई है, जो ऐतिहासिक रही हैं, हम उनको याद करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश ने किन परिस्थितियों में आजादी को हासिल किया और किन परिस्थितियों में हम आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या देश के अंदर हुआ, वो हमारी युवा पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को पता होना चाहिए इसमें क्या गलती है, और जो गलतियां हुई हैं उनको स्मरण करके आगे वो गलतियां ना हो, इसमें कौन सी गलत बात है। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस को परेशानी होती है कि जो उन्होंने पाप किए हैं वो जनता के सामने आते हैं तो उनको दिक्कत होती है, तो ये मतलब पाप तो आपका आते लॉजिक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को संविधान विरोधी साबित करना है, आपका मकसद ये है नहीं, कि मेरी लोगों को बात- बताएं कि आपातकाल ऐसा लगा था, ज्ञान अर्जन कराना है, यही मकसद है। जनता तो ये जानती है कि जिस संविधान की आत्मा को गला घोटा गया, उसकी हत्या की गई, कौन था उसका करने वाला? अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटा किसने घोटा? कांग्रेस थी। अपनी सत्ता बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, जाती है। अब न्यायपालिकाओं पर हमारे लोक लोक क्या बोलते हैं, आपके प्रेस पर सेंसरशिप लगाना और सारी जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उनके अधिकार छीन लेना, न्यायपालिकाओं के अधिकार छीन लेना, ये क्या समझते हैं? ये जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए, ये जनता को समझ में नहीं आना चाहिए। जो लोग आज वो छोटा सा पॉकेट संविधान बना के अपनी पॉकेट में रखते हैं, वो उनको ये याद दिलाना भी तो जरूरी है कि इस संविधान को तार तार करने वाले, इस संविधान की हत्या करने वाले तो आप लोग हैं, और एक बार नहीं कई बार की। 1952 का 352 का कितनी बार उपयोग किया गया ये हम सब जानते हैं। तो वो तो कह रहे हैं अभी भी तो 1977 अघोषित आपातकाल है। ना, वो कुछ भी कहते रहे, उससे क्या होता है? जनता ने तो इनको 1977 में बता दिया था और अभी भी बताती है जनता कि आप नहीं है संविधान को संरक्षित करने वाले, आप जनता के विरोधी हैं, आप लोकतंत्र के विरोधी हैं, आप न्यायपालिका के विरोधी हैं, आप स्वतंत्रता के विरोधी हैं, हमारी मीडिया की स्वतंत्रता के विरोधी हैं, आप विपक्ष के विरोधी हैं। सारे विपक्षी नेता, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, जिन्हें अपील करने का भी अधिकार नहीं था। किसी को पता नहीं था कि वो कब निकलेंगे और घरों से उठा उठा कर उनको जेल में भर दी गई थी उस समय। वो तो काला दिन है, काला इतिहास है हिंदुस्तान के लिए, उसे हम क्यों याद नहीं करेंगे? और क्यों जनता ना जाने कि वो काला इतिहास जो रचा गया वो किसके नेतृत्व में और क्यों रचा गया, उसका क्या कारण था? ठीक ये है। जानना भी चलिए अब आवश्यक जवाब है। ले इस लेता हूं। देश की जनता को, जिम्मेदार नागरिकों को जानना आवश्यक है ये। ठीक, तो सिंपी जी, जनता को जानना उसका अधिकार भी है, जरूरी भी है, लेकिन यदि आपातकाल गलत था तो यदि आपको बहुमत मिल गया है तो ये तानाशाही सही हो गई क्या? और जब राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि आपातकाल एक गलती थी, तो फिर कांग्रेस उसको अब क्यों सही ठहरा रही है कि 1980 में इंदिरा गांधी को जनता ने चुन लिया था, मतलब आपातकाल सही था? देखिए ब्रजेश जी, 1977 में मोरारजी देसाई साहब के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जो बमुश्किल 2 साल भी नहीं चल पाई थी, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फडणवीस, जगजीवन राम जी जैसे बड़े बड़े नाम थे। और ये भारतीय जनता पार्टी जो वामपंथ करती रहती है ना, उसी नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद ने भी उनको बाहर से समर्थन दिया था। तो 2 साल भी ये सरकार नहीं चलती और 1980 में इंदिरा गांधी जी पूर्ण बहुमत के साथ जनता के द्वारा जितवाकर वापस से सत्ता में उनको बैठा दिया जाता है। तो तभी से इमरजेंसी का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी को इंदिरा गांधी जी के कद से, उनके नाम से बहुत डर लगता है। कोई भी राष्ट्रवादी जो ये जानता है कि इंदिरा गांधी जी ने राज्य रजवाड़ों के प्रीवी पर्सेस समाप्त किए, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बांग्लादेश का गठन किया, उन्होंने पाकिस्तान की गर्दन दबोचकर भारत पाकिस्तान मसले को द्विपक्षीय मसला बनाया, जिन्होंने देश का राष्ट्रीयकरण किया, ऐसे किसी भी राष्ट्रवादी भारतीय को इंदिरा गांधी जी से डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो अमेरिका के सामने घुटने टेकने में यकीन नहीं रखती थी। अब वर्तमान सरकार में अगर कोई जाकर इजराइल में ये कह दे कि वो हमारा फादरलैंड है, तो उसके लिए इंदिरा गांधी क्या कर सकती है? आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए बार बार इमरजेंसी को सामने ले आते हैं और बार बार इंदिरा गांधी जी को कोसने लग जाते हैं। और वर्तमान में जो अघोषित इमरजेंसी है, इसके ऊपर आप बात क्यों नहीं करते हैं? इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए। और इतने सारे मसले आप ही हैं। का तो फार्मूला है कि 1980 में आपातकाल को जनता ने सही ठहरा दिया, तो उनको भी तो जनता चुनती जा रही है।
तो उनकी जितनी कमियां होंगी, चाहे नोटबंदी जो आप गिनाए, चाहे संविधान खतरे में गिनाए, सबको जनता चुन रही है, तो वो भी कैसे उनको माफ कर दिया यदि गलती है तो आपके शब्दों में, नहीं तो जनता गलती नहीं मानती इनको। नहीं ब्रिजेश जी, अगर हम इसी फॉर्मूले को रिवर्स कर दें तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तो इमरजेंसी का उल्लेख ही नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि जिस इनकी अगर गलतियों को जनता ने क्षमा कर दिया था, तो इसी फॉर्मूले के तहत 1980 में आदरणीय इंदिरा गांधी जी को भी प्रधानमंत्री चुन लिया गया था। ये तो फिर फार्मूला भारतीय तो जनता आपका है पार्टी ना, को आपके तो नेता कह रहे हैं। नहीं, हम तो जो भारतीय जनता पार्टी से सीख रहे हैं वही तो कह रहे हैं। विगत 22-25 सालों से बीजेपी हमें यही तो कहती आ रही है कि जनता आपको क्यों नहीं चुन रही है, क्योंकि भाजपा काम करती है तो जनता उनको चुनती है। तो इंदिरा गांधी जी ने इतने सारे काम इस देश के लिए किए, इसीलिए तो जनता ने इंदिरा गांधी जी को चुना, भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं चुना। तो बार बार आप इमरजेंसी को सामने क्यों ले आते हैं? और वर्तमान में देश के अंदर इतने मुद्दे, उस पर आप नहीं बोलते हैं। राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी हो रहा है, उस पे नहीं बोल रहे। मोहन यादव जी का जमीन घोटाला सामने आ रहा है, उस पे नहीं बोल रहे। नीट पेपर लीक हो रहा है, उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, सारे ही परेशान है, उसके ऊपर नहीं बोल रहे। तो इमरजेंसी तो आपके लिए एक राजनीतिक संजीवनी है कि आपको अगर मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो आप इमरजेंसी को सामने ले आइए। ठीक है मंजरी जी, छोटा सा जवाब दीजिए। राजनीतिक संजीवनी है आपके लिए इमरजेंसी, क्योंकि आप नीट पर बात नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई पर बात नहीं कर पा रहे हैं, तमाम मुद्दे पीछे रह जाते हैं, इसलिए इसका उल्लेख करें। छोटा सा जवाब दीजिए। बात करते हैं हम, मुद्दों की राजनीति करते हैं, मूल्यों पर आधारित राजनीति करते हैं। रही बात संजीवनी की, तो हम कभी भी देश के प्रति किसी भी तरीके के राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीति नहीं करते। हम राष्ट्र को समर्पित होकर राजनीति में आए हैं और करते हैं कि राष्ट्र को कैसे मजबूत करना है। हमारे जो नेता रहे, जो हमारे संस्थापक रहे, वो राष्ट्रवादी विचारधारा के रहे, उसी विचारधारा के तहत आज हम सब लोग काम करते हैं। और ये जनता देख रही है, बार बार जनादेश दे रही है, तो उसका कारण यही है कि आप कांग्रेस जो है, उसका जो चेहरा, चाल चरित्र, जो चेहरा है, वो जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। इसलिए आप जनता तो देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में जनता ही भगवान है। वो कह रहे हैं आज के मुद्दों पे बात होनी चाहिए ना, आप इतिहास के पन्ने पलटने लगते हैं, आपातकाल पर बात करने लगते हैं। ये कोई छोटा मुद्दा है क्या ब्रजेश जी? ये कोई छोटा मुद्दा है क्या? ये मुद्दे को छोड़ा जा सकता है क्या? मैं पूछती हूँ, मीडिया छोड़ सकती है इस मुद्दे को? कभी भूल सकती है? मैं समझती हूँ नहीं भूलेंगे, क्योंकि सबके साथ अन्याय हुआ था। तो आप ही नहीं भूलने दे रहे ना। गई हो, नहीं, हम क्यों भूलेंगे? हर साल कोसते हैं आप आपातकाल को। भूलेंगे? क्यों भूलेंगे? हम अपना इतिहास क्यों याद नहीं रखेंगे? हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद नहीं रखेंगे क्या? आपने नहीं रखा, लेकिन हम तो रखेंगे। आपको तो सिर्फ एक परिवार ने ही आजादी दिला दी है, दूसरे परिवार ने आजादी तो दिलाई नहीं। कोई और आजादी में कोई था ही नहीं, ना नेताजी थे, ना हमारे वीर सावरकर जी थे। आप तो सबको नकार देते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी जो 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में रहे, जेल रहे, आप तो उनको भी नकार देते हैं। आप सबको नकारते हैं। आपके तो सब नेहरू जी ने आजादी दिला दी, तो हम नहीं मान लेंगे। चलिए आऊंगा मैं, इसका जवाब भी लूंगा। लेकिन शर्मा जी, ठीक है मंजरी जी, आता हूँ दूसरे दौर में आता हूँ। शर्मा जी, क्या चुनाव के नतीजे से किसी भी फैसले को सही या गलत ठहराया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है, चुनाव के नतीजे से किसी निर्णय को सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता। आपातकाल अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी अंधेरी रात थी जिसमें ये गारंटी नहीं थी कि इसकी सुबह कब होगी। कल्पना कर सकते हैं, सारे नागरिक अधिकार स्थगित कर दिए गए थे। बिल्कुल। आपातकाल में जितने अधिकार प्रशासन को, अधिकारियों को, पुलिस को, एडीएम को मिले थे, उससे ज्यादा उसमें दुरुपयोग किया गया था। 1 लाख लोग पूरे जेल में डाल दिए गए थे, जिनको ये अधिकार नहीं था ये पूछ सके वो सरकार से, उनको अगर गिरफ्तार किया है तो किस आधार पर गिरफ्तार किया है। आमतौर पर संविधान में प्रावधान है कि पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश करना चाहिए। कितने ऐसे लोग थे जो महीनों जेल में रहे। ऐसे उदाहरण भी हैं कि बच्चा 11वीं क्लास के बच्चों को पुलिस पकड़ के ले गई। उनका अपराध केवल इतना था कि वो विद्यार्थी परिषद में थे और संघ में थे। 16-16 साल के लड़के, 16.5 साल के लड़के, 11वीं में पढ़ने वाले। मुझे ऐसे 11वीं के विद्यार्थियों को जिनको मीसा में बंद किया गया, नाम बताने में भी कोई हर्ज नहीं है। शिवराज सिंह चौहान थे, तपन भौमिक थे, दोनों 11वीं में पढ़ते थे उस जमाने में। पुलिस लेकर के उनको बंद करके चली गई। मैं अपना निजी अनुभव बताता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, 24 तारीख की रात को, 25 तारीख की शाम को हम लोग अखबार अपना बंद करके घर चले गए, क्योंकि आपातकाल की घोषणा हो गई। रात को 12 बजे पुलिस आई,
उन दोनों कंप्यूटर वगैरह पर अखबार तैयार नहीं होते थे, एक शीशे के मेटल के अक्षर होते थे, उनको कंपोजिटर करते थे। पुलिस सारे अखबारों को तोड़ करके चली गई, न केवल मेरा अखबार, देश भर का कोई अखबार उस दिन 26 तारीख को सवेरे निकला नहीं था। अगले दिन पता चला कि आपातकाल लागू हो गई। एक छोटी सी और घटना बताता हूँ। हमको प्रतिदिन अखबार का पेज तैयार करके सेंसर ऑफिसर के पास भेजना पड़ता था, वो उस पर सिग्नेचर करता था, तब वो अखबार छपता था। एक दिन मेरे साथ एक घटना ऐसी ही, उन दोनों मुख्यमंत्री सेठी जी थे, वो कार से देवास के पास कहीं जा रहे थे, उनकी कार एक्सीडेंट होते होते बची। उन दोनों एक न्यूज एजेंसी भी सेंसर से स्वीकृत करके समाचार जारी करती थी, उस पर वो समाचार आया कि सेठी जी बाल बाल बच्चे। तो मैंने पहले पेज की एक छोटी सी खबर निकाली, चूंकि सेंसर ऑफिसर से आ गया था, मुझे लगा कि समाचार भारती ने भेजी है, ये भी सेंसर से होगी। मैंने एक छोटी सी खबर निकाल करके वो सेठी जी के एक्सीडेंट वाली खबर लगा दी। अगले दिन क्या हंगामा हुआ, अखबार को अलग नोटिस आया, मेरी नौकरी पर अलग बात आई, मुझे लिख करके माफी मांगना पड़ी और 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करना पड़ा, तब मैं उसमें बचा। पूरे देश भर के 350 पत्रकार गिरफ्तार थे। अगर आपातकाल जैसा वातावरण आज होता, तो जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, खुल करके बात कर रहे हैं, ये बात हम उसमें कर नहीं सकते थे। इसके अलावा सैकड़ों ऐसी घटनाएं थी, आप कल्पना कर सकते हैं। मेरे मोहल्ले में 2 लोग थे जो आपातकाल में गिरफ्तार हुए, मोहल्ले वाले उनसे बात करने में डरते थे। पुलिस वाला अगर गली में आ जाता था, लोग घरों में घुस जाते थे। वो मंजर मैंने देखा है, आज भी उसके रोंगटे खड़े होते हैं। दूसरी बात आती है माफी मांगने की। 1980 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, इंदिरा जी भोपाल आई, उन्होंने लाल परेड ग्राउंड पर सभा ली थी, उन्होंने खुद उस पर खेद व्यक्त किया कि गलतियां हुई हैं, हम ऐसी गलतियों को दोहराएंगे नहीं। उन्होंने उन आपातकाल की घटनाओं पर न केवल भोपाल में बल्कि भारत कई आम सभाओं में उन्होंने उस पर खेद व्यक्त किया है। जब वही खेद व्यक्त कर चुके और अब आज अगर कुछ लोग उसको जायज ठहरा रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये उनकी अपनी इच्छा हो सकती है। जी तो सिंपी जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब इंदिरा गांधी इसको नाजायज ठहरा चुकी हैं, गलत ठहरा चुकी हैं और माफी मांग चुकी हैं, खेद जता चुकी हैं, राहुल गांधी जता चुके हैं, तो फिर पीसी शर्मा और बाकी के तमाम कांग्रेस के नेता क्यों उसको जायज ठहराने की कोशिश करते हैं? देखिए ब्रजेश जी, इंदिरा गांधी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, वो कम से कम खेद तो व्यक्त करते हैं। लेकिन जब सोनम वांगचुक को पकड़ा गया, तो क्या मोदी जी उसके लिए कभी खेद व्यक्त करते हैं? और आज जिस तरीके से प्रेस मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ ना, कानून के तहत ही पकड़ा, कानून के तहत ही छूटे। कोर्ट है नहीं, तब तो कोर्ट भी नहीं सुन रही थी ना। आप मौलिक ये अधिकारों का ही हनन बताइए, हो गया था। शर्मा जी ने एक के बाद एक आप उदाहरण ये दिए। बताइए, सोनम वांगचुक जो है वो कौन से मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे थे? वो एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। अगर वो लद्दाख में बैठकर कोई प्रदर्शन करते हैं, तो उन्होंने देश के अंदर ऐसा क्या कर दिया था जिसके तहत उनको अरेस्ट करना पड़ गया? और आपने जब उनको छोड़ा, तो आपने देश को क्या कारण बताया कि आपने उन्हें क्यों पकड़ा था? तो क्या मोदी जी इसके ऊपर कभी माफी व्यक्त करेंगे? आज आप बहुत सारे प्रेस के 1.25 लाख ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया, बच्चों तक को जेल में डाल दिया, अखबारों की लाइटें काट दी, कुछ छाप नहीं पाए। वो आपातकाल से इस आपातकाल की तुलना कर रहे हैं आप। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। ब्रजेश जी, आज भी जो मीडिया है ना, वो बहुत कुछ बोल नहीं पाती है और छाप नहीं पाती। आप जो छाप बोल दीजिए यहाँ पे, किसने रोका आपको? चैनल 4 PM के ऊपर आपने प्रतिबंध क्यों लगाया? नेहा सिंह के ऊपर, नेहा राठौर पे आप FIR किस लिए करते हैं? आज भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कुछ भी बोलने लगते हैं, तो आप उनको उठा के जेल के अंदर डाल देते हैं। तो ये भी बोले कोई भी आपातकाल है? नहीं, कुछ भी बोले कोई भी नहीं, अधिकार है ना। तो और जिस आप मीडिया को कोसते हैं ना सिंपी जी, उसी मीडिया की कटिंग ले लेके आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भोपाल से लेकर दिल्ली तक। ब्रजेश जी, हम तो मीडिया के समर्थन में बात कर रहे हैं। चैनल 4 PM के ऊपर कांग्रेस ने थोड़े ही बैन लगाया था, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, तो हम कोस कहाँ रहे हैं? हम तो खुद कमलनाथ सरकार में एक पूरे अखबार के दफ्तर को गिरा दिया गया था, तो क्या पूरा मीडिया को कहेंगे? वो पूरा दफ्तर गिरा दिया गया आपने, संपादक को जेल में डाल दिया आपने। प्रश्न करेंगे ब्रजेश जी, बीजेपी से प्रश्न नहीं करेंगे। अगर बीजेपी के शासन में मीडिया के साथ गलत हो रहा है और हम उस पे आवाज उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम मीडिया से प्रश्न कर रहे हैं? हम तो बीजेपी से प्रश्न कर रहे हैं। यदि किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर आप जा रहे हैं ना, तब मौलिक अधिकारों का सामूहिक रूप से पूरे मीडिया पे कार्रवाई हो तो समझ में आए। कोई मीडिया कर्मी गलत करेगा तो जेल नहीं जाएगा क्या? उसको मीडिया में तो अधिकार मिल गए विशेष।
नहीं तो चैनल 4 PM ने क्या गलत कर दिया था? नेहा राठौर अगर सरकार से प्रश्न करती है तो वो गलत हो जाता है। वो व्यक्ति भले ही इंडिविजुअल हो, लेकिन उसको सुनने वाले लोग तो लाखों भारतीय हैं। तो आप बताइए ना, उसने क्या गलत कर दिया था? सत्ता से प्रश्न करना क्या गलत है? अगर आप उस आपातकाल में पूछे गए प्रश्नों को जायज ठहराते हैं तो आज इस अघोषित आपातकाल में पूछे हुए प्रश्नों को गलत क्यों गलत बताते हैं? अरे कांग्रेस के शासन में मीडिया को तो अधिकार होता था। बड़े बड़े घोटाले मीडिया अगर उजागर करती थी तो वो राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनते थे ब्रजेश जी। लेकिन आज तो ये है कि मीडिया उजागर कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही कुछ। ब्रजेश जी वो नहीं हो रहा है। मोहन यादव जी के ऊपर अब क्या करें? आप नेशनल हेराल्ड जैसे अखबार, नवजीवन जैसे अखबार ही गायब कर देते हैं तो क्या कर सकते हैं? निकालो अपने अखबारों में। किसी को कुछ गायब नहीं किया ब्रजेश जी। आज भी आप ये देखिए ना, जिस मुद्दे को इंडियन एक्सप्रेस ने छापा आज मध्य प्रदेश की मीडिया में, उसके अंदर मैडम एक्सपोज हो गई है कांग्रेस। एक न्यूज़पेपर की खबर को आप लोगों ने मुद्दा बना दिया। आपको शर्म आना चाहिए। क्यों नहीं? अरे शर्म, नेता को शर्म आना चाहिए। और आप कुतर्क पेश कर रही हैं। बिल्कुल कुतर्क नहीं कर आपके बोलने पर आपके बोलने पर पाबंदी है। राहुल गांधी के बोलने पर पाबंदी है। पटवारी के बोलने पर पाबंदी है। आप लोग नहीं बोल रहे क्या? आज न्यूज़ चैनल पे लेकिन जो लोग बोल रहे हैं, आप कैसी बात कर रही हैं? शर्म आपको आनी चाहिए। कुतर्क तो आप कर रही है। जो लोग इस देश के, आपको शर्म आ रही है। अरे जनता आपको शर्मसार कर रही है। जनता आपसे प्रश्न कर रही है। राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। जनता आपसे प्रश्न कर रही है। महाकाल की नगरी में आप जमीनों के घोटाले कर रहे हैं। जनता आपको जो बोल रही है, बीच में तो आप बोल रही है और आपसे पूछ के हम नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है ये। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। लौटूंगा आपसे, दोनों के पास लौटूंगा। नहीं, अब हम भी लेकिन शर्मा जी, क्या आपातकाल पर चर्चा करना गलत है? और तब के आपातकाल में और आज के आपातकाल की जो तुलना की जा रही है उसे कैसे देखते हैं आप, और जनता कैसे समझती होगी, उसको किस तरह से लेती होगी? देखिए, मोटे तौर पर अतीत के इतिहास की घटनाओं की चर्चा जरूर करनी चाहिए। उससे दो लाभ होते हैं। इतिहास में अगर कुछ गलती हुई है तो हम भविष्य का संकल्प लें कि उसको दोहराएं नहीं। इतिहास के अगर किसी निर्णय से हमने प्रगति की है तो हम ये संकल्प लें हम उस रास्ते पर चले। तो स्वाभाविक रूप से आपातकाल में एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। नसबंदी का अभियान चलता था। अगर बाय द वे कोई डॉक्टर की गाड़ी पुलिस के साथ अगर कहीं दिख गई तो गांव वाले घरों में छुप करके चले जाते थे, जंगलों में चले जाते। जो लोग आपातकाल में जो परिवार गए थे, आप कल्पना कर सकते, मोहल्ले वाले उनसे बात नहीं करते थे। और जब एक और बात मुझे अब याद आई, 1980 में जब इंदिरा जी ने खेद व्यक्त किया उन घटनाओं के प्रति, तो एक शायर का नाम भूल गया, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त शेर लिखा था। उन्होंने लिखा था कि दामन में धब्बे खून के रहने भी दीजिए, महशर में आकर ढूंढेंगे फिर किस नशा से हम। दूसरा जो आपने बात की, आज का वातावरण खुला है। जैसा कि मैंने कहा, यदि आपातकाल जैसा वातावरण होता हम डिबेट ही नहीं कर सकते थे, बोल ही नहीं सकते थे। कल्पना कर सकते, जो उदाहरण दिया, पहले हमारी खबर जाती थी, सेंसर ऑफिसर उस पर सिग्नेचर करता था, तब अखबार छपते थे। तो कहने का मतलब यह है, वो एक ऐसा वातावरण था, इतना भय था उस वातावरण में, कल्पना से परे भय था। गली में अगर कोई सिपाही जाता था तो लोग घरों में भाग जाते थे, वो एक भय था। मंजरी जी कई उदाहरण छोटा सा मंजरी जी, समय नहीं है, 30 सेकंड। ब्रजेश जी, मैं आपातकाल का संकट इसलिए अच्छे से बता सकती हूँ। मेरे ससुर जी खुद ये चंदा चोर पार्टी जेल में रहे वो, और इनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं। नहीं, आप तो मत बोलिए। काहे बोलेंगे? आपको बहुत समय दिया बोलने के लिए। बराबर हमारे बीच में नहीं, हम बीच में नहीं बोले। चलिए सिंपली जी, मंजरी जी, माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 51वीं बरसी पर आपातकाल की यदि चर्चा हो रही है तो होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए आपातकाल में क्या परिस्थितियां थीं और आज क्या परिस्थितियां हैं। ये हम लोगों पर छोड़ देते हैं कि तब आपातकाल था और आज अघोषित आपातकाल यदि कांग्रेस कह रही है तो वो कैसा है। आप ही निर्णय कीजिए आपातकाल और अघोषित आपातकाल में। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।